चलिए, तो है क्या आखिर, और इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेम चीज है, लेकिन फिर भी लॉ ऑफ ट्रायंगल कम पूछा जाता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ज्यादा पूछा जाता है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कोई अलग बात नहीं है। आपसे कहा जाए साहब स्प्राइट की बोतल लेके आनी है, तो आप स्प्राइट की बोतल, सामने दो दुकान दे रखी हैं, पाठक जी की शॉप से लेकर आओ चाहे सामने वाली शॉप से लेकर आओ, दोनों स्प्राइट की बोतल में क्या अंतर होगा? अंतर होगा, टेम्परेचर का अंतर होगा थोड़ा सा बस, बाकी और कोई खास फर्क उसमें नहीं मिलेगा हमको देखने। समझ में आ रही बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो ये एक्चुअली दो दुकानें हैं, दो वेक्टर को ऐड करने वाली, एक ट्राइंगल की दुकान है, एक पैरेललोग्राम की दुकान है, बहुत हल्का सा अंतर दोनों में बस, बाकी पूरा का पूरा मटेरियल सेम अंदर का, वही स्प्राइट मिलेगी। देखते हैं जरा किस तरह से काम करता है, सभी पूरे ध्यान से देखेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को। अभी फिलहाल हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड के बारे में। तो ग्राफिकल मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस है, एनालिटिकल मेथड में कोई डिफरेंस नहीं। एनालिटिकल मेथड एकदम सेम होगा, इसमें फॉर्मूले का डेरिवेशन होता है। सबसे पहले है क्या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम? ये कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, समझ लेना सही से, लिखेंगे बाद में, हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक है वेक्टर ए, एक है वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी, मैं चाहता हूं कि मैं इन दोनों वेक्टर को ऐड करूं। तो लॉ ऑफ ट्राइंगल में कैसे ऐड करते थे याद है? लॉ ऑफ ट्राइंगल में इस वेक्टर बी को पैरेलली शिफ्ट करते हुए इसके हेड तक लाते थे, हेड से टेल मिलाते थे, हेड से टेल मिलाते थे। यहां पर टेल से टेल मिलानी है, यहां जैसा दिख रहा है वैसे ही रखना है, कोई परिवर्तन, कोई पैरेलल शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, टेल से टेल मिला लीजिए बस। एक ऑब्जेक्ट हीरा, सॉरी एक ऑब्जेक्ट हीरा है, इस ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स लग रहे हैं, दो वेक्टर लग रहे हैं, जैसे भी फोर्स मान लो, कुछ मान लो कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, और मुझे पता करना है साहब ए और बी दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा। तो ये लॉ ये कहता है कि पहले आप ये एज्यूम करो कि ये दो साइड किसी पैरेललोग्राम की साइड है। क्या आप इन दोनों साइड से एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं? आगे बना सकते हैं। इसके पैरेलल एक लाइन यहां ड्रॉ कर लो, ठीक है, इसके पैरेलल एक लाइन यहां ड्रॉ कर लो। समझ में आ रही बात? आप दो साइड से इन्हीं के पैरेलल पैरेलल लाइन बना के एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, और सुनना बात को, ये लिखने वाले आगे चल के इसमें, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर को आप एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप इन दोनों वेक्टर को ऐसे दिखा रहे हो जैसे कि ये पैरेललोग्राम की साइड हैं, तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, जो डायगोनल होगा ये बताएगा रिजल्टेंट। बहुत आसान है, देखो लॉ ऑफ ट्रायंगल जैसा ही है, कुछ कुछ सोच के देखो, अगर मैं इस बी को उठा के यहां ले आऊं तो, और फिर से छुपा लूं, तो ये लॉ ऑफ ट्रायंगल से बन गया, देखने में लग रहा है। ग्राफिकल मेथड में भले ही डिफाइन आप अलग तरीके से कर रहे हो, डेफिनेशन अलग तरीके से दे रहे हो, लेकिन सोचा जाए तो लॉ ऑफ ट्रायंगल जैसा ही है। देखें, लिखते क्या लिखेंगे इसमें, फटाफट लिखिए। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड by two adjacent side of a parallelogram। दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं अगर, तो उनका रिजल्टेंट, दियर रिजल्टेंट will be represented by the diagonal of parallelogram। पैरालेलोग्राम,
ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं की इसमें। दो वेक्टर अगर किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, बहुत सिंपल सा रूल है, ध्यान से देखना इसको। दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड वाइज भी और डायरेक्शन वाइज भी, तो उनका जो डायगोनल है वो रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट, कि इन दोनों का सम कितना होगा। बोला समझ में आ रही बात? ये जो आर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए प्लस बी को। कोई प्रॉब्लम? यहां तक सारी बात समझ में आ रही सबको? ठीक 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 ठीक। अब बात आती है इसके ग्राफिकल मेथड पर। तो ग्राफिकल मेथड मेरे ख्याल से आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं। एक बार बता दे रहा हूं, क्योंकि अगर आपने लॉ ऑफ ट्रायंगल का ग्राफिकल मेथड किया है तो इसके ग्राफिकल मेथड में उसके ग्राफिकल मेथड में बहुत हल्का सा डिफरेंस है, बस ये डेफिनेशन का अंतर है, बाकी बनाने का तरीका सेम है। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन लिया था, 30 न्यूटन का फोर्स है, ईस्ट में लग रहा है, याद है? 40 न्यूटन का एक फोर्स है, नॉर्थ में लग रहा है। बताइए उनका रिजल्टेंट कितना होगा और डायरेक्शन क्या होगी। क्या करेंगे ग्राफिकल मेथड से? सबसे पहले 30 न्यूटन के फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? ग्राफिकल मेथड में आप सभी जानते हैं कि हमें कोई स्केल एज्यूम करना पड़ता है। तो सबसे पहले एक स्केल हम एज्यूम करेंगे। क्या स्केल ले रहे हैं हम? लेट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मानोगे? 10 ले लें। ओके, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 न्यूटन। तो कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचूं मैं ईस्ट में? 3 सेंटीमीटर की लाइन तो खींच लो ईस्ट में। 3 सेंटीमीटर की लाइन खींची, क्या रिप्रेजेंट कर रही है? 30 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रही है। और नॉर्थ में रिप्रेजेंट कर, नॉर्थ में ड्रॉ कर लीजिए एक लाइन 4। अब नॉर्थ में कहां? हेड पे या टेल पे? टेल पे। पैरेललोग्राम में करते हैं हेड से, सॉरी टेल से, और जो लॉ ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था वहां था हेड से टेल। सही से याद कर लो पहले इसको, तब बात करेंगे आगे। लॉ ऑफ ट्रायंगल में क्या था? हेड से टेल मिलाओ। क्या करना था? और पैरेललोग्राम में क्या है? टेल से टेल मिलाओ। मिलाओ। ताल से ताल, हाँ ये भी कह सकते हैं, ताल से ताल मिलाओ। फेविकॉल वाला ऐड देखा है? तो दो हाथी होते हैं, टेल से टेल मिली होती है, तो ये फेविकॉल वाला है, वही मजबूत जोड़ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में भी। शुरू करें? देख अब भूलोगे तो नहीं, दोबारा बैठाऊंगा मैं फिर से। हाँ, टेल से टेल मिलानी है तो कहां बनाऊं मैं? टेल पर बनाएंगे। तो टेल पर बनाएंगे, 4 सेंटीमीटर की लाइन में बना दी, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, और ये 4 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 40 न्यूटन को। कोई प्रॉब्लम? अब इनका रिजल्टेंट किससे मिलेगा? पहले इन दोनों से मिलकर बना लो एक पैरेललोग्राम। इसके पैरेलल एक साइड यहां ड्रॉ कर लीजिए, इसके पैरेलल यहां ड्रॉ कर लीजिए। आपको एक क्वाड्रिलेटरल नजर आएगा, एक पैरेललोग्राम नजर आएगा। ये एक स्क्वायर, ये एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें एंगल 90 का आ गया बाई चांस। रेक्टेंगल भी अपने आप में एक पैरेललोग्राम ही होता है। इसके डायगोनल को मिला दीजिए, ये रिप्रेजेंट करेगा इनका रिजल्टेंट ना। आपके देखेंगे इसे प्रॉपर स्केल से बनाए सभी। एक बार जितने क्वेश्चन आपने किए हैं सारे क्वेश्चन प्रॉपर ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट को लेकर बना जरूर लें, नहीं तो ग्राफिकल मेथड बस आपको देखने में अच्छा लगेगा, जिस दिन करने बैठोगे आंसर ही नहीं आएगा, आंसर बहुत डिफर आएगा, 2 3 4 डिग्री का अंतर आ जाएगा आंसर। कर लेंगे इसे। अंतर क्या है दोनों में? अंतर है बस हेड से टेल नहीं ना मिला के टेल से टेल मिलाई है। यहां पर ट्राइंगल ना बना के पैरेललोग्राम बनाया है, और वहां क्लोजिंग लाइन जो थी, जो हाइपोटेनियस था, वो बता रहा था रिजल्टेंट को, यहां डायगोनल बता रहा है रिजल्टेंट।
दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफिकल मेथड ऑफ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। नोट कर लें, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द एनालिटिकल मेथड ऑफ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, इसका एनालिटिकल मेथड की हम बात कर रहे हैं। मतलब डेरिवेशन वगैरह, फॉर्मूला वगैरह कहां से आया। ठीक है, शुरू करें। पूरा डेरिवेशन ध्यान से देखना है, क्योंकि ये एक तरह से रिवीजन है लॉ ऑफ ट्रायंगल का। जिन लोगों को लॉ ऑफ ट्रायंगल का एनालिटिकल मेथड समझ में नहीं आया था, वो दोबारा से देख लें। पुनर्जन्म हुआ उस लॉ का, बस नाम बदल गया इस बार, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम नाम रख दिया गया इसका। ठीक है, देखें हमारे पास दो वेक्टर हैं, देखिए जरा, दो वेक्टर हैं, एक है वेक्टर ए, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी, और ये दोनों ही वेक्टर एक दूसरे से थीटा एंगल पर है। हमें निकालना है इनका रिजल्टेंट। तो हमारा लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि पहले बनाओ एक पैरेललोग्राम, तब बात करेंगे आगे। बनाइए। सबसे पहली कंडीशन है डॉक्टर के पास आए हो, पहले पर्चा बनवाओ पर्चा। बिना पर्चे के डॉक्टर बात नहीं करेगा। बन गया पर्चा, लो, बन गया पैरेललोग्राम। अब लॉ क्या कहता है कि साहब इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है ना, वो बताएगा रिजल्टेंट कितना होगा। हमसे मत पूछो, हम नहीं बताएंगे, कौन बताएगा? डायगोनल बताएगा कि रिजल्टेंट क्या होगा। मतलब डायगोनल बताएगा तो डायगोनल से पूछते हैं, बताओ भाई डायगोनल। डायगोनल बोला हाँ सही, सही जगह आयो, यही है रिजल्टेंट a + b के बराबर। ठीक है भाई, बात समझ में आई। बट फॉर्मूला क्या होगा ये यहां से नहीं मालूम पड़ रहा है। फॉर्मूला बनाने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग मारना पड़ेगा इसके अंदर। क्या करें? हमने कहा ठीक है, सबसे पहले ये वेक्टर हटाओ, ये वेक्टर में गंदे लग रहे हैं, हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए, इसीलिए हम लोग इससे वेक्टर को हटा दे रहे हैं। हम सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे थे। इसकी वैल्यू हो जाएगी a, इसकी वैल्यू हो जाएगी b, इसकी वैल्यू हो जाएगी r। पॉइंट के जरा नाम रख दीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु। अब जैसा कि पिछले टॉपिक में हमें पता है, हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी, और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए चाहिए 90 डिग्री का एंगल। नहीं है, क्या करेंगे? इस साइड को OP को प्रोड्यूस करेंगे आगे तक, और इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। लेट सपोज ये पॉइंट क्या है, PQR हो गया ना, S हो गया, T मान लो, T मान मर्जी है, T मान लीजिए। ये एंगल कितना बन जाएगा? 90। क्या यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है? पक्का कंफ्यूजन है? अच्छा, तो OP क्या है जरा बताइए। O से लेके P तक की जो डिस्टेंस है ये क्या है? ये A है। अच्छा, ये B है, और क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो B ये है, तो फिर ये भी तो B होगा, बिकॉज पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये अगर B है तो फिर ये भी B हो जाएगा, और फिर तो काम बन गया। ये थीटा है, देखो जरा, ये थीटा है अगर, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल में ये आ रहा है, ये भी थीटा हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। ये सारी बातें लिखनी पड़ेंगी। पहले कैसे लिखनी पड़ेंगी, सबसे पहले बताते हैं। हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम को बनाया है, ड्रॉ किया है। यहाँ पर डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा, OQ जो है ये रिप्रेजेंट करेगा इसके रिजल्टेंट को। सारी बातें हमें लिखनी होती हैं, ये सब कुछ हमें लिखना होता है। जैसे अब वेक्टर A OP से रिप्रेजेंट हो रहा है, वेक्टर B OS से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो डायगोनल से यानी OQ से रिप्रेजेंट होगा रिजल्टेंट। ये सब कुछ आपको स्टेटमेंट में लिखना होगा। हम सीधे एक मेन डेरिवेशन पे आना चाह रहे हैं, ताकि डेरिवेशन लंबा ना हो। बोर्ड पे बहुत कुछ मैं लिख दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए छोटी छोटी बातों में लिख रहे हैं आपके। चलिए मुद्दे पर आइए, क्या लिखना है हमें? जो इंपॉर्टेंट बात है उसको लिख रहे हैं खाली। ये जो PQ साइड है,
ये इक्वल होगा ओ एस के। क्यों इक्वल होगा? साइड्स ऑफ, या यूं कहिए अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती है, इसका मतलब जो ओ, ये ओ एस था बी, पी क्यू भी कितना हो जाएगा फिर? पी क्यू भी हो जाएगा बी। अच्छा, एंगल एस ओ पी थीटा था, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, एंगल क्यू पी टी, यानी ये भी हो जाएगा थीटा। क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये सारी बातें ना भी लिखो तब भी ठीक है, काम चल जाएगा। बस आप डायग्राम दिखा दो, डायग्राम में दिखा दो कि ये थीटा है, तो उस हिसाब से ये भी थीटा हो जाएगा। अब जरा देखें, सारी बातें यहां तक का डिफरेंस था, टेम्परेचर का डिफरेंस यही है, इसके आगे सारी बातें जो भी होने वाली हैं वो सब लॉ ऑफ ट्राइंगल जैसी होंगी। अब आपको याद होगा लॉ ऑफ ट्राइंगल में हमने ये साइड निकाली थी और ये साइड निकाली थी, इस ट्राइंगल की हेल्प से, जो डॉट डॉट वाला ट्राइंगल है इसकी हेल्प से। ट्राइंगल का नाम बताओ जरा। इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है? पी क्यू टी, पी टी क्यू, ये भी बात सही है, सही है, पी टी क्यू कर लिया। पी टी क्यू, इस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। इस ट्राइंगल में हमें निकालना क्या है? पहले हमें परपेंडिकुलर निकालना है, और दे रखा है हाइपोटेनियस। इन दोनों में रिलेशन किसका होगा? साइन का। हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोई प्रॉब्लम? बोलो नहीं है? है? नहीं है, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सही लिखा हमने? सही लिखा है हमने? पीटी लिखा है भाई, ध्यान नहीं देते हो। मैं बोल रहा हूं प्रॉब्लम है? नहीं है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा, मैंने लिखा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। निकालना क्या है? क्यूटी निकालना है, तो पी क्यू को ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में, या पहले वैल्यू लगा लो, ऐसा कर लो। साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, क्यूटी निकालना था और बेस यानी पी क्यू है बी, तो बी इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो कहना इससे क्यू टी इक्वल टू हो जाएगा बी साइन थीटा। आपको दिख रहा है? बोलिएगा। क्यू टी इक्वल टू बी साइन थीटा हो गया, कोई प्रॉब्लम? ठीक, ओके। ऐसे हम निकालेंगे इसको, बेस ऐसे निकालेंगे। निकालो जरा, देखो, चलो निकालो। किसको निकालना है? बेस क्या है और गिवन क्या है हमको? हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस में किसका रिलेशन होता है? कॉस का। सो वी कैन से सब कॉस थीटा इक्वल टू बेस कितना है? हाइपोटेनियस। वैल्यू लगाइए, पी टी फाइंड करना है, पी क्यू है बी, मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो पी टी इक्वल टू हो जाएगा बी कॉस थीटा। लेट इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1। अब आप आराम से यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये जो आया है ये निकल कर आ गया बी साइन थीटा, और ये निकल कर आया है बी कॉस थीटा। आपने दोनों कैलकुलेट करें, इसलिए इसके आगे हम इक्वल साइन लगा दे रहे हैं, ताकि डायग्राम देखकर कंफ्यूजन ना हो कि ये वैल्यू अब यहाँ पे कैसे आ गई। ये हमने डायग्राम पहले बनाया है और कैलकुलेशन बाद में की है, इसलिए मैं वहाँ पे इक्वल साइन लगा लिख दिया ताकि समझ में आ जाए कि ये कैलकुलेट करके लिखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इससे। अब आप आराम से इसमें लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, लगा सकते हैं, लगाइए फिर। बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम भी कहते हैं इसको हम लोग। क्या है पाइथागोरियन थ्योरम? हाइपोटेनियस। कौन से ट्राइंगल में लगा रहे हो? ट्राइंगल ओ टी क्यू में। इन ट्राइंगल ओ टी क्यू, पूरे ट्राइंगल में लगा रहे हैं इस बार हम। पहले छोटे ट्राइंगल से वैल्यू निकालनी, अब बड़े ट्राइंगल में जिसमें हमें आर मिल रहा है, क्योंकि हमें निकालना तो आर ही है ना अल्टीमेट, इसमें आर थोड़ी मिल रहा है हमको, आर इसमें मिल रहा है, तो जिसमें मिल रहा है उसमें लगा देना पाइथागोरस थ्योरम। लगाइए सब। आर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, आर क्या, पहले पहले वैल्यू हो, ओ क्यू, साइड का नाम है ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू होगा ओ टी का स्क्वायर प्लस
क्यू टी का स्क्वायर। क्या यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? पहले हमने साइन थीटा की हेल्प से क्यू टी को निकाल दिया, फिर कॉस थीटा की हेल्प से पी टी को निकाल दिया, मतलब परपेंडिकुलर और बेस निकाल दिए। इसके बाद हमने इसमें लगाई है पाइथागोरस थ्योरम। जस्ट इतना किया अभी तक। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? आगे बढ़ सकते हैं। देखिए ओ क्यू की वैल्यू क्या है? दिस आर। ओ टी की वैल्यू क्या है? ओ टी, ओ टी मतलब पूरा, ये है ए और ये है बी कॉस थीटा, मिला के कितना आएगा? ए प्लस बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर, प्लस क्यू टी कितना है? बी साइन थीटा, इसका स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? सारी कहानी बस चल रही है अब तक, कुछ भी अलग नहीं है सिवाय स्टार्टिंग एक पार्ट की, डायग्राम के अलावा। आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी कॉस थीटा प्लस इधर करेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एनी प्रॉब्लम? लो, क्या करें इसके आगे? विद्वान लोग बताएं। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर से ले लीजिए, बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? 1 बचेगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है? सब जानते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, 2ab कॉस थीटा। सो आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, अगेन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। वेरी इजी कॉन्सेप्ट। R is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta, same as law of triangle. There is no difference in this derivation. One more thing, अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे डायरेक्शन की, डायरेक्शन मतलब मान लीजिए कि पहले वाले फोर्स से जो एंगल है अल्फा बन रहा है, मुझे अल्फा कैलकुलेट करना है। पहले वाले फोर्स से इसका जो एंगल बन रहा है, मान लो अल्फा बन रहा है, डायरेक्शन अल्फा है, तो मुझे ये डायरेक्शन करनी है कैलकुलेट। कैसे करेंगे देखा जरा, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। सब परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है। परपेंडिकुलर और बेस में किसका रिलेशन होता है? टेन का। लगाइए वहां पर से, लगाइए, टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर है क्यू टी और बेस है ओ टी। लगाएं, तो टेन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, क्यू टी की वैल्यू कितनी है? बी साइन थीटा, और ओ टी की वैल्यू कितनी है? फुल। बस हो गया, ए प्लस बी कॉस थीटा। आप चाहें तो 10 को इनवर्स में ले जा सकते हैं आगे, अदरवाइज दिस इज अबाउट एनालिटिकल मेथड ऑफ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम।